तो बुरी तरह छलनी कर रखा था, लव लुहान था, मेरे से मिला, बातें की। तो मैंने कहा संजय तेरे को कुछ नहीं होगा। वो कहने लगे यार झूठी तसल्ली मत दो, मैं तो जा रहा हूँ, तुम लेकिन ये लड़ाई जीतना जैसे तैसे। इसी दौरान एक गोली मेरे को लगी यहाँ हेलमेट को चीरती हुई। उसी देर में एक बम मेरे नज़दीक आके गिरा और जो मेरी लेफ्ट थाई थी इसका पूरा मांस उड़ा दिया, हड्डी टूट के बाहर आ गई। और एक बम उन्होंने जो सुरजीत था हिमाचल का लड़का, उसके सिर पर गिरा दिया, वो शहीद हो गया, उसके सिर के टुकड़े हो गए। तो मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाना चाह रहा हूँ जो कि कारगिल की लड़ाई खुद लड़ चुके हैं, और ना केवल कारगिल की लड़ाई लड़ चुके हैं बल्कि मौत से भी वो एक लड़ाई लड़ चुके हैं, क्योंकि उनके पैर पे एक बम फट गया था। और ये पूरी कहानी उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक फौजी का जीवन ही खुद रोमांच से भरा होता है, और इसी रोमांच को आज हम महसूस करना चाहेंगे अशोक जी के माध्यम से। हमारे साथ हैं अशोक जी, अशोक कारगिल जी, जो कि बताएंगे कि फौजी की लाइफ कैसी होती है, क्या क्या अनुभव उनके साथ जुड़े होते हैं, और कैसे वो मौत के मुंह से बाहर आए, और कल कारगिल में उन्होंने क्या क्या अनुभव किया। तो अशोक जी, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। तो अशोक जी, सबसे पहले बताइए कि आपने कब ज्वाइन किया? सर ये जो मेरा गांव है सैनिकों का गांव है, और हर घर से एक फौजी है। मेरे पिताजी 4 भाई थे, 3 सेना में थे, मेरे भाई थे। तो सैनिकों का गांव होने के नाते मेरी भी शुरू से ही, बचपन से ही सेना में जाने की इच्छा थी। जो किस्से कहानियाँ युद्ध के मैं अपने परिवार से, अपने पिता से, ताऊ से सुनता था, तो संस्कार मेरे अंदर निर्मित हो गए। और 93 में पहली भर्ती में ही मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया। 93 में? यस सर। जी जी। उसके बाद फर्स्ट ज्वाइनिंग आपकी कहाँ थी? मेरी पहली जो पोस्टिंग थी 94 में, वो थी पुंछ में। तो वो बिल्कुल पाकिस्तान के आमने सामने थी, फायरिंग दोनों तरफ से होती थी, अम्बुश वगैरह चलते थे। और मेरे को अम्बुश मीन्स, क्योंकि हम आम नागरिक, हमें नहीं पता इस बारे में, तो आप थोड़ा सा। अम्बुश होता है जैसे हम दुश्मन के इलाके में जाते हैं सर्च करने, रेकी करने, तो वो दुश्मन भी वहाँ आता है अपने इलाकों को देखने। तो कई बार ऐसा होता है कि आपस में टकराव हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसको हम अम्बुश बोलते हैं। अम्बुश? हाँ, अम्बुश मतलब आमना सामना होना। आमना सामना होना। जी जी जी। तो उसमें भी आपका मतलब फर्स्ट ज्वाइनिंग आपकी वहीं पे थी? हाँ, मेरी पुंछ में थी। और पुंछ में किरनी पोस्ट था, तो वहाँ 2-3 बार मेरी दुश्मन से, पाकिस्तान से मुठभेड़ हो चुकी थी। मुठभेड़ मीन्स कि आमने सामने गोलियां चलना? गोलियां चलना। वो किस उसमें होती थी? मीन्स जैसे हमारे भारत के फौजी इस तरफ, वो उस तरफ, तो कोई जैसे लड़ाई होती थी या फिर वैसे ही उस तरफ से फायरिंग होती थी, आप जवाब देते थे? ऐसे जो जम्मू कश्मीर का इलाका है वहाँ कोई फेंसिंग, तारबंदी नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है। तो सामने वाली पहाड़ी पे जैसे पाकिस्तान बैठा है, नीचे नाला है, इधर वाली पहाड़ी पे हम बैठे हैं, तो हम उसमें रेकी करने जाते थे, कहीं दुश्मन हमारी तरफ तो नहीं आ रहा, ऐसे ही दुश्मन आता था। जी जी जी। तो कई बार वहाँ भी आमना सामना हो जाता था। तो आपने मतलब शुरुआत से ही दुश्मन को सामने देखा है? हाँ बिल्कुल। ना केवल देखा बल्कि आप लड़े भी हैं? हाँ बिल्कुल। तो आप कभी, हम धीरे धीरे आएंगे कारगिल के टॉपिक पर भी, तो कभी ऐसा हुआ कि आपकी जंगल वगैरह में पोस्टिंग हुई हो? हाँ, जो पहली पोस्टिंग मैं बता रहा हूँ, वहाँ जो पुंछ में थी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो वो काफ़ी जंगल का एरिया, पहाड़ी एरिया, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पता नहीं चलता। तो आप, मैं ही पूछना चाह रहा था कि कभी आपको ऐसा हुआ कि जंगली जानवरों से सामना करना पड़ा हो, या कुछ ऐसा आपने देखा हो जंगल में? नहीं, जंगली जानवरों से तो वैसे बताते थे कि वहाँ टाइगर वगैरह भी हैं, जंगली सुअर भी हैं, पर बाकी मेरे को तो नहीं मिला। जो मेरे सीनियर थे वो बताते थे, उनका सामना हुआ था। उनका सामना हुआ था पहले, मतलब आपको कभी ऐसा हुआ नहीं? नहीं, मेरा नहीं हुआ। अच्छा, एक और, क्योंकि मैं एक आम नागरिक की हैसियत से पूछ रहा हूँ, और मेरे सवाल कुछ सिली भी हो सकते हैं, मूर्खतापूर्ण भी हो सकते हैं, थोड़ा सा आप उस पर। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि फौजी जो है, जब एक आम जीवन से हम फौज में, क्योंकि आम जीवन में इंसान नॉर्मल होता है, तो फौजी की लाइफ अलग कैसे है? क्या वो डिसिप्लिन, क्या ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, या फिर कैसे, क्या है? आप उसको समझाएंगे तो किस उसमें समझा सकते हैं? देखिए, जब हम सेना में भर्ती होते हैं, जब हमारी ट्रेनिंग शुरू होती है, तो वहाँ उसी टाइम से हमारा अंदर, वैसे तो हर कोई देशभक्त होता है, लेकिन जो ट्रेनिंग हमारी जो सिखलाई होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए होती है, देश को समर्पित होती है, और दुश्मन से हमने कैसे मुकाबला करना है, और दुश्मन से कैसे मुकाबला करना है, और इसी हिसाब से हमारी तैयारियां होती है वहाँ। तो डिसिप्लिन भी एक लाइफ होती होगी, जैसे हम डिसिप्लिन में इतना नहीं रह पाते, तो फौजियों को हम देखते काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं वो शायद। हाँ, देखिए, जैसे हम सेना में थे,
तो वहाँ रात को 2 बजे उठना पड़ता था, फिर तैयारी करके, और रात को 10-11 बजे सोते। तो यही सब चलता रहता, अम्बूश पेट्रोलिंग ये चलता रहता है सेना लाइफ में। और जब हम पीस में होते हैं तो वहाँ खेल कूद सब चलता है, ट्रेनिंग वगैरह, कोर्स वगैरह। तो ड्यूटी का क्या सिस्टम रहता है उसमें, जैसे कि 8 घंटे की रहती है या 24 घंटे की रहती है, रेस्ट कैसे मिलता है? देखिए, जो एक फ़ौजी होता है उसकी 24 घंटे की ड्यूटी होती है। मान लो हम कभी ड्यूटी करके आए हैं तो हम जूते नहीं खोलते। जहाँ फील्ड एरिया में होते हैं, ILT में होते हैं, लड़ाई के मैदान में, राइफल हमारी पास में होती है, तो किसी टाइम पे भी लेट रहे हैं, सो रहे हैं, तो जाना पड़ता है हमारे को अचानक एक आदेश पे। जी, मतलब 24 घंटे की ड्यूटी। हाँ, 24 घंटे। और क्या एक फौजी नॉर्मल, जैसे आप बता रहे हैं, मैं उस एक पर्टिकुलर वातावरण की बात कर रहा हूँ, जिस वातावरण में आप पाकिस्तान के आमने सामने रहते, तो उस वातावरण में क्या एक फौजी अपनी नींद पूरी कर पाता है या फिर कैसा है? देखिए, ये तो जो सच्चाई है, फौजी आदमी ना ही तो कभी उसकी छुट्टी पूरी काट पाता है, परिवार वालों से मिल पाता है, और ना ही नींद पूरी होती है, क्योंकि 8 घंटे तो हमारे को सोने को मिलते ही नहीं। जी जी। तो 2, 4, 5, 6 घंटे कभी सो लिए तो सो लिए, नहीं तो वहाँ जैसे फील्ड एरिया में होते हैं तो वहाँ तो बिल्कुल सतर्क चौकन्ना रहना पड़ता है। जी जी। एक मैंने और सुनी थी बात की, जैसे फौजी लाइफ में आपको ट्रेनिंग में ही सिखाया जाता है कि जंगल में सर्वाइव कैसे करें, मतलब जिंदा कैसे रहे। तो उसमें कुछ जंगली जीवों को भी खाना सिखाते हैं, जैसे सांप को खाना सिखाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, देखिए, जैसे हम जब ट्रेनिंग करते हैं, गांव से जाते हैं तो इतना अभ्यास नहीं होता, तो हमारा क्या होता है, ट्रेनिंग इस हिसाब से करते हैं। रात को 2 बजे उठा देना, वर्किंग करवाना, ट्रेनिंग देना, और दिन भर यही प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो उससे धीरे धीरे वो संस्कार निर्मित हो जाते हैं। जैसे पहले हफ्ते 8 किलोमीटर का रोड मार्च करते हैं, पैदल चलाते हैं, फिर 15 दिन बाद में उसको 16 का कर देंगे, फिर उसको 30 का कर देंगे, 40 का, 50 का। मान लो कभी हमारे को दुश्मन पे हमला करना पड़ जाए तो ये नहीं लगे कि हम 50 किलोमीटर पैदल जाके करेंगे, तो हमारे को अभ्यास हो जाता है उस चीज़ का। मतलब आप एक नॉर्मल आदमी की सीमाओं से ऊपर उठ जाते हैं। मिलिट्री मैन जो है, जो एक आदमी की सीमा हम इससे ज़्यादा नहीं कर पाते, आप उससे ज़्यादा कर पाते हैं, क्योंकि आप उसके लिए तैयार किया जाता है। हाँ, बिल्कुल तैयार किया जाता है। आपने देखा है कहीं भी देश में बाढ़ हो, भूकंप हो, या कोई भी दुर्घटना हो जहाँ हमारा शासन प्रशासन फेल हो जाता है, तो वहाँ फौजी हमारा अंतिम देशवासियों का भरोसा होता है, और वो इसी कारण कामयाब होते हैं। जी जी जी। वो पूरे के पूरे 100% देश को और देश की जनता को समर्पित होते हैं। जी जी। अब बात है आपकी क्या, हमारे पूरे देश की कारगिल की लड़ाई जो हमने लड़ी थी, वो कहाँ से आप कैसे शुरू हुई, और कैसे आप उसमें शामिल हुए, आप कब शामिल हुए, क्या शुरुआत थी, क्या अंत था उसका, एक बार आप पूरा डिटेल में बताइए, हमारे दर्शक इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, जैसा मैंने बताया, मैं 93 में मैंने सेना ज्वाइन करी, फिर मेरी पोस्टिंग पुंछ में होगी, वहाँ भी दुश्मन से मुठभेड़ हुई। कुछ टाइम के लिए हम पठानकोट प्लेन एरिया में आए। उसके बाद में 97 में मेरी बटालियन की पोस्टिंग 16 ग्रेनेडियर की द्रास में होगी, और द्रास में होने से वहाँ सुख शांति था, सब कुछ था। जब 99 में एक चरवाहे ने सूचना दी कि यहाँ कुछ घुसपैठ है, तो जो भी बर्फ़, वहाँ आप कल्पना कीजिए 95 में वहाँ का टेम्परेचर -60 था, और द्रास जहाँ मैं था वहाँ विश्व का 2nd नंबर ठंडा इलाका है। तो वहाँ विंटर के अंदर जब सर्दी पड़ती है तो पोस्ट खाली कर जाते हैं। तो पाकिस्तान ने क्या किया, उस समय से पहले आके वहाँ बैठ गया। जैसे ही हमारे को सूचना मिली कि भाई यहाँ कोई घुसपैठ है, तो हमारी जो मेरे साथी थे, 15 आदमियों की टीम गई, और वहाँ जाके जैसे ही उन्होंने गए दुश्मन के इलाके में, मतलब सबसे पहले जो सूचना मिली उसके बाद जो सबसे पहले टीम पहुंची, आप उसमें थे? हाँ, तो उस टीम में जैसे हम गए तो तब तक सुख शांति था, पता भी नहीं था कि यहाँ घुसपैठ हो चुकी है। जैसे गए हम, और वो हमारे वो बंदे थे बटालियन के बेस्ट फायरर, जो कि किसी को 6 महीने में छुट्टी जाना था, किसी को 8 में जाना था, और वो छुट्टी जा रहे थे। उनको बुला के यही आदेश दिया, अगर भाई कुछ यहाँ घुसपैठ की सूचना मिली, आप रेकी करके आओ। जैसे हम रेकी करके वापस आ रहे थे तो पाकिस्तान ने क्या किया, एक पुल पड़ता था, बिल्कुल भीड़ा था, उस पर घात लगा के हमारे पे हमला कर दिया। अच्छा, वो अपने इलाके में बैठे हुए थे वो? हाँ, अपने इलाके में बैठे हुए थे। तो उसमें हमारे 4 साथी, हवलदार पद्म कुमार, हवलदार जयप्रकाश, मोहन कटाट और एक अमरदीप, तो वो
शहीद हो चुके थे और 8-10 को गोली लग चुकी थी। आप कितनी मैं दोबारा पूछना चाहूँगा, आपकी टीम में कितने शामिल थे उस टाइम में? तकरीबन 16-17 बंदे थे। 16-17 थे, जिसमें से 4 शहीद हो गए। शहीद हो गए थे और 8 के करीब इंजर्ड हो गए थे, जख्मी हो गए थे, उनको गोलियां लग गई थी। हाँ। तो जो हमारा सूबेदार था वो था, पाकिस्तान को शायद ये कल्पना थी कि हम इनको सबको मार देंगे, लेकिन जो नाला पाकिस्तान से इंडिया की तरफ बह के जा रहा था तो वहाँ नाले में कूदना भी मरना ही था। लेकिन क्योंकि हमारी बटालियन के बेस्ट कमांडो थे, हम सभी यंग थे और सब बेस्ट फायरर थे, तो उस नाले के अंदर ड्रॉप हो गए, कूद के जैसे तैसे करके इंडिया की तरफ आ गए और वहाँ से कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई। उसके बाद में 4 जाट के कैप्टन सौरभ कालिया ने अपने पोस्टों को संभाला, तो उनको पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया और जैसा आपको विदित है उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया, उनके अंग भंग कर दिए गए थे। तो यहाँ से कारगिल युद्ध घोषित हो चुका था। और जो ये कारगिल की लड़ाई है, मैंने शुरू से लेके आखिर तक लड़ी है और कई बार मौत का सामना हुआ। मैं एक दो जिक्र करना चाहूँगा। आप पूरा डिटेल में बताइए अशोक जी, क्योंकि हम इसके एपिसोड बना लेंगे। हाँ, मेरा साथी था नागौर का, सुरेंद्र सिंह उसका नाम था जी, और एक संजय था मद माधवी हल्के गांव का जी। तो मेरे से जूनियर थे, मेरे साथ रहते थे, हम साथ खाते पीते थे। 21 जून को मेरे को सूचना मिली कि सुरेंद्र शहीद होगा। वो मेरा दुर्भाग्य ये था, उस टाइम लड़ाई में जो मेरी जो ड्यूटी थी वो डेड बॉडियों को लाना था। तो मैं गया जी, मैंने पता किया, पता चला कि ये लड़का बहुत बहादुरी से लड़ा और दुश्मन के इतने करीब पहुंच चुके थे, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। उसको बोला सीनियर ने कि आप नीचे जाइए, लेकिन उसने पीछे हटने से मना कर दिया, क्योंकि हमने ये पोजीशन बड़ी मुश्किल करके हासिल की है। तो वो उसकी वहीं शहादत हो गई। और जैसे ले आए तो हमारी बातें चलती थी, तो उसके घर वालों को पता नहीं था, उसके सुरेंद्र को, तो अपनी भाभी को लाने जाता था तो उसकी बहन थी, उसको पसंद करने लग गया। उनको, उसके घर वालों को पता नहीं होता। और हम सोच रहे थे, बड़ा दुख भी हो रहा था, रो भी रहे थे और गुस्सा भी था। तो बाद में पता चलता, जैसे हमने उसकी डेड बॉडी घर गई तो जो लड़की थी उसने भी एक पत्र लिखा और ये लिखा कि मैं दिल से इसको अपना पति मान चुकी थी, और उसने भी जैसे उसकी डेड बॉडी गई उसने प्राण त्याग दिए थे। एक जो मैं बता रहा था 24 जून को ऐसे ही मेरा साथी मद माधवी गांव का संजय, ये मेरे भाई के साथ ट्रेनिंग की थी और मेरी यूनिट में पोस्टिंग आ गया। तो पहले से हम जानते थे, तो ये भी छुट्टी काट के शादी करके ही गया था। तो मिला, मेरे से मिलने के बाद में हम अलग अलग चले गए और 24 जून को मेरे को पता चलता है कि संजय बुरी तरह जख्मी हो चुका है। तो मैं जैसे ही गया उसको लेने के लिए, रिसीव करने बताया, मैं एक ऐसे पॉइंट पे था जहाँ से मेरे को जो युद्ध कर रहे थे, अटैक मार रहे थे, उनको रिसीव करना था। तो बुरी तरह छलनी कर रखा था, लव लवान था, मेरे से मिला, बातें की। तो मैंने कहा संजय तेरे को कुछ नहीं होगा। वो कहने लगे यार झूठी तसल्ली मत दो, मैं तो जा रहा हूँ, तुम लेकिन ये लड़ाई जीतना। तो उसके बाद में कुछ देर बाद में मेरे जो कपड़े थे पूरे, जो जैकेट वगैरह थे, लव लवान होगी, कोई ब्लड बह रहा था और उसने अपने देश के लिए अपनी शहादत दे दी। तो उस टाइम पे मैं रोने की कोशिश कर रहा था, तेरा साथी चला गया, लेकिन पता नहीं क्या प्रकृति की माया थी, पत्थर हो गया था, मैं रो भी नहीं पा रहा था। तो मन में एक ही था कि उसके बाद में तो बस कि आक्रोश इतना आ गया था, कैसे भी दुश्मन को ध्वस्त करना है। तो ये लड़ाई चलती रही और धीरे धीरे अपनी जो भारतीय सेनाएं थी, लगभग कारगिल हमने फतेह कर लिया था। अब मैं उस पर आता हूँ जो टाइगर हिल से आगे एलओसी पर 5363 सैडल रिज, जो अंतिम और निर्णायक पहाड़ी थी। तो मेरा नाम भी उसके लिए चुन लिया। वो अंतिम पहाड़ी थी, वो दुश्मन से छुटानी थी। मेरा और शिवदान का नाम फाइनल हुआ। वैसे तो उस जो टोली थी उसमें सूबेदार ईश्वर साहब, कई हमारे साथी थे। ये सूचना आई कि इसमें से 2 जवान जाएंगे, तो सभी वॉलंटियर हो गए, सभी की सभी। लेकिन लास्ट में मेरा और शिवदान का नाम फाइनल हुआ। हमारे को एक जगह बुलाया गया, गोला बारूद अमनेशन दिया गया और हमारे को टारगेट दिया गया और बताया गया कि 5363 सैडल रिज है, ये अंतिम चोटी है। 26 जुलाई को अपना देश ऑपरेशन विजय दिवस मनाता है। तो वो अंतिम हमला था। तो जैसे ही हमने 24 तारीख को दुश्मन पे चढ़ाई की, दुश्मन वहाँ से भाग गया। दुश्मन वहाँ से भाग खड़ा हुआ, हम बड़े खुश थे, हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, हमने पहाड़ी ले ली। लेकिन जैसे ही
25 जुलाई की सुबह हुई, हम हैरान थे। हमने देखा हमारे तीनों तरफ ऊंची पहाड़ियों पर 250-300 पाकिस्तान के सैनिक बैठे हुए थे और सामने उनका बेस कैंप दिखाई दे रहा था। और वहाँ पाकिस्तान के 250-300 कमांडो हेलीकॉप्टर से स्लेदरिंग कर गए और वो धीरे धीरे हमारी तरफ एडवांस करने लगे। हम 30 आदमी थे। आप ये कह सकते हैं कि हम चारों तरफ से गिर चुके थे। 3 तरफ पाकिस्तान था। जिस रास्ते से हम चढ़े थे उस रास्ते पे पाकिस्तान ने आरटी, मोटर, बड़े हथियारों से फायरिंग शुरू कर दिया, यानी कि हमारे लिए कोई मदद भी नहीं आ सकती थी। 30 आदमी थे, हमारे पास लिमिट मात्रा में गोला बारूद अमनेशन था और दुश्मन हमारी तरफ बढ़ रहा था और ऊपर से चारों तरफ से दुश्मन ने बुरी तरह फायरिंग शुरू कर दिया था। जैसे ही हमने इंतज़ार किया, जैसे हमारे हथियारों के रेंज में आए तो हमने उनका काफ़ी नुकसान किया, धुआंधार उनको काफ़ी पछाड़ दिया। तो वो फिर उनने अपनी रणनीति बनाई। वो ग्रुप की बजाय 2-2, 3-3 की टुकड़ी करके और लुकते छिपते पत्थरों में आगे बढ़ने लगे। लेकिन हमारी गोलियां ख़त्म होती जा रही, दुश्मन ज़्यादा था। तो तब तक 25 जुलाई की तकरीबन 4-5 बजे तक मेरे 5 साथी शहीद हो चुके थे और हमारे जो लेफ्टिनेंट थे उदय बराकर साहब, वो भी बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। और हमारा ऑपरेटर था गणपत सिंह ढाका, वो भी ख़त्म हो चुका था। हमारा जो कम्युनिकेशन का साधन था वो भी ख़त्म हो चुका था। तो जैसे दुश्मन आ रहे थे, बहुत ज़्यादा तादाद में थे, हम भी नए नए लड़के थे, सही निशाने लगा रहे थे उन पर। तो मैं वहाँ जो मेरे सीनियर थे सूबेदार दुर्गा साहब, उनके पास में पोजीशन ले लिया और निशाने लगाने लगा। तो इसी दौरान 2-3 गोलियाँ सूबेदार दुर्गा साहब को लगी, यहाँ सिर में और यहाँ गर्दन के पास में, कंधे में। वो गिर गया। गिरते जैसे मैं उसके पास गया तो उसने मना कर दिया फर्स्ट एड देने के लिए। बोला अशोक, दुश्मन को रोको कैसे भी, मेरी चिंता मत करो, तुम एक गोली और एक दुश्मन का टारगेट रखो, हमारे पास गोला बारूद नहीं है, अगर ये आगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। पीछे से हमारे को कोई मदद मिलनी नहीं थी। मैं थोड़ा आगे गया, वहाँ MMG लगी हुई थी, मीडियम मशीन गन। तो उस पर ब्रह्म प्रकाश सर थे हमारे, उस पर 2 आदमियों की ज़रूरत होती है। तो उनका जो 2 था वो भी ख़त्म हो चुका था और जो ब्रह्म प्रकाश था उसको 2-3 गोलियां लग गई थी। उसको गन को हटाने की कोशिश कर रहा था लेकिन हटा नहीं पा रहा था। मैंने कहा सर क्या कर रहे हो? लाशों की दुश्मन के निशाने पर आ गई। मैं सर ये गन हट गई तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मैंने उस गन से जैसे ही फायर शुरू किया, दुश्मन के टारगेट पे था, तो एक दुश्मन का ब्रुस्ट आया, उस गन पे लगा, गन पे लग के कुछ गोलियां रिकोचित होकर मेरे पेट के अंदर से निकल गई। ब्रुस्ट मतलब एक तो होता है सिंगल गोली जाती है। अच्छा। ब्रुस्ट का मतलब होता है कट्ठी गोली चलती है 5-6 एक साथ। अच्छा। 5-5-6 एक साथ ऐसे ही तो लग गई। फिर मेरे को लगा कि वो बेल्ट था जो उस पर अमनेशन का राउंड चढ़ा था वो भी टूट गया, गन का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। मैंने उस पोजीशन को छोड़ दिया और जहाँ दुश्मन ज़्यादा चढ़ रहा था मैं उधर चला गया। तो वहाँ मेरे 3 साथी विजेंदर, ईश्वर, नसीब दुश्मन पर निशाने लगा रहे थे। दुश्मन वहाँ से ज़्यादा चढ़ रहा था, गोलियाँ और गालियाँ दोनों चल रही थी। मैं उस ट्रूस में जाके शामिल हो गया। इसी दौरान एक गोली विजेंद्र को लगी हेलमेट को चीरते हुए कनपट्टी के पास में। थोड़ी देर बाद में एक गोली ईश्वर को लगी। मैं सीनियर था, मेरे को लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, हमारा गोला बारूद भी। मैं उस टाइम जो निर्णय ले सकता था मैंने उनको नीचे भेजने का फैसला ले लिया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फिर मैंने ग्रेनेड निकाले, मैं कहा मैं छोड़ दूंगा। उनको डराया भी किसी तरह तुम जाओ, पीछे से मदद लाओ, रीएनफोर्समेंट आएगी, जैसे तैसे। इसी दौरान एक गोली मेरे को लगी यहाँ हेलमेट को चीरती हुई। फिर मैंने अपना आप को संभाल कर मैं फिर दुश्मन पर फायर करने लगा। कुछ ही देर में एक बम मेरे नज़दीक आके गिरा और जो मेरी लेफ्ट थाई थी इसका पूरा मांस उड़ा दिया, हड्डी टूट के बाहर आ गई। वो लड़के वहीं थे, उन्होंने पट्टी बांधी। फिर मैंने उनको कहा आके मेरी माँ को इतना कह देना तेरा बेटा बहादुर की मौत मरा है। और वो वहाँ से चले गए, उनको भेज दिया। तो मैं दुश्मन पे रुक रुक के फायरिंग कर रहा था। मुझे एक समय ऐसा लगा दुश्मन नज़दीक आता जा रहा है, शायद मैं दुश्मन का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। आप अकेले थे? हाँ, अकेला था। तो मन में आया कि इसकी कैद में जाने से अच्छा तो अपने आप को गोली मार ले। तो एक बार मैं ऐसे गोली मारने की सोच रहा था, तभी नज़दीक पत्थर गिरने लगे, मेरा ध्यान भटक गया। मैं फिर दुश्मन पे फायरिंग करने लगा। कुछ देर बाद में वैसी ही परिस्थिति, वैसे ही विचार आए, मैं गोली मारने वाला था। जो मेरे साथी, जो मेरे चारों तरफ जो उनके डेड बॉडी या पार्थिव शरीर थे, उसमें एक हिमाचल का लड़का था सुरजीत, उसकी आंखों में बारूद लगा हुआ था, दिखाई नहीं दे रहा था, उसको होश आ गया। वो पाकिस्तान को गालियाँ बकने लगा, मेरा भी हौसला बढ़ गया।
तो मैं और दुश्मन पे तेज फायरिंग कर दिया। फिर मैंने देखा कि मेरी गोलियां ख़त्म होती जा रही, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो मैं इंतज़ार करने लगा। मैंने अपना पोजीशन था अपने आप को थोड़ा नीचे कर लिया और इंतज़ार करने लगा कि इंडिया की तरफ से शायद कोई मदद आ जाए। तभी शायद रात का 2:30-3 बजे का समय रहा होगा। तो सूबेदार रघबीर और हवलदार सित्ता एक 10-15 की पार्टी आई। मेरा हौसला बढ़ा, लेकिन उनके बीच भी बहुत ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई। सूबेदार रघबीर भी जख्मी हो गया, 2 और कई जवान जख्मी हो गए। तो वो भी पीछे पोजीशन ले चुके थे। अब मैंने सोच लिया था अशोक जो भी करना अपने दम पे करना है। तो पूरी रात निकाल दी मैंने 25 जुलाई की। 26 जुलाई की सुबह होने वाली थी। कौन सा ईयर था सर ये 99 सर। अच्छा 99 की बात है सर। हाँ ठीक है सर। तो 4 ग्रेनेड थे मेरे पास। मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि दुश्मन मेरे नज़दीक आ रहा है, क्योंकि मेरा काफ़ी ब्लड बह चुका था। 2 ग्रेनेड मैंने दुश्मन पे फेंक दिए थे, 2 की पिन निकाल कर हाथ में ले लिया और यही सोच लिया अब खुद भी मरूंगा और इनको भी साथ लेकर मरूंगा। और ऐसे मेरी पूरी रात निकल गई। सुबह हो गई, फायरिंग बंद हो गया दोनों तरफ से। मुझे लगा इंडिया की तरफ से कोई शायद अब दिन निकला है, कोई मदद आएगी। मैं इंतज़ार करता रहा। एक समय ऐसा आ गया इंडिया ने भी उसी पोस्ट पर फायरिंग शुरू कर दिया और पाकिस्तान ने भी, क्योंकि पाकिस्तान भी वहाँ कब्जा नहीं कर पाया था। इंडिया को लगा कि शायद पाकिस्तान आ गया होगा, तो वहाँ मेरी पोजीशन अच्छी थी। काफ़ी देर फायरिंग हुई। 26 जुलाई के 11-12 बजे से की फायरिंग बंद हो गया। आप इंजर्ड थे उस टाइम? हाँ इंजर्ड था। मतलब आपने उसी अवस्था में पूरी रात निकाली? हाँ पूरी रात निकाली जी। फिर जैसे फायरिंग बंद हो गया तो हमारे 4 साथी रेकी करते हुए धीरे धीरे नरेंद्र पूनिया, राजेंद्र, यूसुफ और राजकुमार आए। तो वो लड़का जो सुरजीत था हिमाचल का, ओसमा आ गया था, उसको लेके चलने लगे। मैं देख रहा था, मुट्ठी खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा ब्लड लिक्विड चुका था, ठंड बहुत ज़्यादा थी, मुट्ठियाँ नहीं खुल पा रही थी मेरी, शरीर मेरा ये हाथ काम करना छोड़ गए थे। फिर मैंने हिम्मत करके आवाज़ लगाई मैं भी जिंदा हूँ। तो मेरी तरफ दौड़े, उन्होंने मेरे को पानी पिलाया। जैसे ही पानी पिया शरीर में मेरा थोड़ा सेंस आया। वो ग्रेनेड हमने पाकिस्तान की तरफ ड्रॉप कर दिए, धमाका हुआ। वो मेरे साथी हमने वहाँ विजय पताका फहराई। सभी साथियों ने मैंने कहा कि विजय पताका फहराओ, और वो मेरे को और सुरजीत को लेकर चल दिए वहाँ से। चलने से तो पाकिस्तान को हमारा शायद पोजीशन जाहिर हो गया, तो पाकिस्तान ने फिर ज़बरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। और एक बम उन्होंने, जो सुरजीत था हिमाचल का लड़का, उसके सिर पर गिरा दिया। वो शहीद हो गया, उसके सिर के टुकड़े हो गए। और 4 साथी जो मुझे लेने आए थे, 2 उनमें से भी जख्मी हो गए। मैंने फिर उनको गालियाँ भी बकी तुम जाओ, लेकिन नहीं माने। वो जैसे तैसे मेरे को उठाते रखते वो पहाड़ी के नीचे ले आए। तो वहाँ अपनी फिर नीचे आर्मी आ चुकी थी। उन्होंने एक टेम्परेरी स्ट्रेचर ऐसे बनाया, तो उससे भी गिर गया। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रेचर आ गया इतना में, मेरे को स्ट्रेचर पे ऐसे रस्सी बोलते हैं, लाइन बेंडिंग, उससे बांध दिया, लेके चलने लगे। चलो मगा इतना तो फील है कम से कम यार, मगा शहादत भी होगी, तब तिरंगा तो नसीब होगा। तो पाकिस्तान हमारा उस टाइम पीछा कर रहा था। तो प्लेन एरिया आ गया पहाड़ी में। तो 26 जुलाई की अब शाम होने वाली थी। तो जैसे ही वो स्ट्रेचर को लेके गए तो पाकिस्तान ने एकदम फायरिंग शुरू कर दिया, बम्बारमेंट शुरू कर दी। वो मेरे साथी थे, तो क्या करें उसमें, तो पोजीशन वो लेफ्ट राइट एकदम छोड़ के अपने पहाड़ियों में पत्थरों में पोजीशन ले गए। बम मेरे नज़दीक आजू बाजू 10-20 फुट पर गिरते रहे काफ़ी देर। 26 जुलाई की शाम हो गई, आधा घंटा अंधेरा हो गया, फायरिंग बंद हो गया। मेरे साथियों को लगा शायद ये जा चुका है। बोले अशोक, मगा हाँ मैं जिंदा हूँ। फिर एक साथी बोलता है भाई तेन उलैस यमराज भी नहीं मार सकता अब तेरे को। तो वो उठा के दौड़े। फिर मेरे को 25 जुलाई को जख्मी होने के बाद मैं 27 जुलाई को सुबह द्रास, हमारा जो एक मेडिकल होता है, वहाँ ले आए चिकित्सालय में। वहाँ मेरे को पट्टियाँ वगैरह करी और मेरे को श्रीनगर भेज दिया गया। श्रीनगर जब मैं गया तो वहाँ सब कुछ एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर से ले गए, एम्बुलेंस से ले गए। तो डॉक्टरों की टीम तैयार थी। मेरे से पूछा बेटा आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। मेरे को कुछ पता नहीं था उस टाइम कौन सा है। तो वो मेरे शरीर में ऐसे सुइयाँ मार रहे थे, उनको ब्लड ही नहीं मिल रहा था इतना। फिर डॉक्टर बोलता है ये मेरा ऐसा काम नहीं कर रहा था, कट ऑफ द लेग, इसका पैर काट दो। तो बदबू देने लग गया था, हड्डी बाहर आ गई थी, सेंसलेस हो गया था। मैंने कहा, हाथ पकड़ लिया डॉक्टर का, मैं सर मरता हूँ, मर जाने देना, पैर मत काटना। तो जो करना था वो तो डॉक्टरों ने करना था। उसने भाषा मेरे सिर पर हाथ फेरा, मेरे को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। ऑपरेशन थिएटर में ले गए तो मेरे को 28 से 29 तारीख को होश आया। तो तब तक मेरे घर वाले भी पहुंच चुके थे।
पहुँचे नहीं थे। मतलब 29 तारीख को जैसे ही मेरे को होश आया तो डॉक्टर साहब बोले कुछ खाना पीना, मैंने इनकार कर दिया, नहीं। बोला तूने बात करनी कहीं? मैं कहा हाँ बात करनी है। तो उस टाइम पे लैंडलाइन होते थे, मोबाइल वगैरह का दौर नहीं था, तो मेरे घर पे टेलीफोन भी नहीं था। तो मैंने पड़ोस में एक उम्मीद हमारे भाई साहब थे, उनका वो पता नहीं वो कौन सा वहाँ हॉस्पिटल में फ़ोन था, क्या बोलते थे मेरे को तो पता नहीं, वो मिला दिया। तो वो मैंने बताया भाई साहब मैं अशोक बोल रहा हूँ। बोला तू अशोक नहीं बोल रहा। मैं भाई साहब आप फलाने के लड़के ऐसे बताया। बोला यार तेरा यहाँ एक्सपायर का टेलीग्राम आया हुआ, घर वाले डेड बॉडी लेने वहाँ जा चुके हैं श्रीनगर। फिर मैंने कहा अब माँ से बात करा दो। तो मैंने माता जी से बात करी, माँ आई, माँ कहने लगी अशोक तू कहाँ है? मैं कहा माँ मैं वहीं हूँ श्रीनगर हूँ। कुछ नहीं। बोला क्या हुआ तेरे? कुछ नहीं। बोला पता नहीं गाँव वाले इकट्ठे हो रहे हैं, आ रहे हैं, क्या हो रहा है? मैं कहा माँ सही बता तेरे को मेरी कसम। तो फिर मैंने कहा माँ मेरे को थोड़ी चोट लग गई, फिर मैं श्रीनगर हॉस्पिटल में हूँ। तो तब तक वो मेरे घर वाले, मेरा भाई, मेरा एक दोस्त और ताऊ जी पहुँच चुके थे। वो रहे 1-2 दिन, फिर उनको भेज दिया। उसके बाद मैं मेरा सेना के भिन्न भिन्न, मेरे को वहाँ से चंडी मंदिर भेज दिया गया। सेना की भिन्न भिन्न हॉस्पिटलों में मेरा बहुत लंबा अच्छा इलाज चला। और 7 साल 6 महीने की नौकरी के बाद में 11 मार्च 2001 को मेरे को मेडिकल ग्राउंड पे सेवानिवृत्त कर दिया। मैं गांव में आ गया। गांव में आने के बाद में पहला चैलेंज ये था मेरे लिए कि अपने आप को ठीक करना। तो मैंने काफ़ी मेहनत की। मेरे गुरुजी अनिल शर्मा, वो यहीं हमारी योग की क्लास लगती है, तो उन्होंने योग मेडिटेशन कराया मेरे को। बाबा रामदेव के पास भी ले गए, श्री श्री रविशंकर के भी पास गया। यानी कि मैं 2-3 साल में चलने फिरने लगा। तो मैंने सोचा कि भाई चलो अब टाइम पास के लिए कोई मैं छोटी मोटी जॉब कर लेता हूँ। तो मैंने हरियाणा सरकार में चपड़ासी से लेकर तहसीलदार तक के कई बार टेस्ट दिए, कई बार इंटरव्यू दिए, लेकिन इतना भ्रष्टाचार था, कोई नौकरी भी नहीं मिली। उसके बाद में मैं चलो अपनी खेतीबाड़ी की ज़मीन ने उसको संभालता हूँ। तो हमारी जो दलाई ज़मीन है वो गुड़गांव ज़िले में फरुखनगर तहसील में डुम्मा गाँव वहाँ है। मेरे दादाजी वहाँ से यहाँ आ गए थे, तो पिताजी वगैरह सब फौज में चले गए थे जी। मैंने उस ज़मीन को संभाला तो पता चला कि उस पर भी भूमाफियाओं के कब्जे हो चुके हैं। तो मैंने 2006 में राष्ट्रपति महोदय को एक एप्लीकेशन लगा दी कि भाई हम देश के लिए लड़े हैं, ज़मीन हमारे को दिलाई जाए। और इसी दौरान मैं माननीय राहुल गांधी से भी मिला उस ज़मीन को लेके। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी पत्र आया, बीके हरिप्रसाद का भी आया, आश्वासन मिले लेकिन यातनाएं मिली। यहाँ तक कि मेरे को पुलिस ने यहाँ से उठा कर और एक केस में फंसाने की कोशिश की। और भिवानी रेलवे स्टेशन से लेकर थाना सिटी तक मेरे को घर से उठा ले गए। वो बाइक स्टैंड पे था, स्टैंड वाले ने बताया वारदात में था, उसको उठा कर रख के और जैसे फिल्मों में जुलूस काटते हैं ना सायरन बजा के, ऐसे मेरे को लेके। फिर मैं बोला आप मेरे को मुजरिम साबित करना, छोड़ना मत। फिर वो बोले कि हम क्या करें, ऊपर से दबाओ। तो वो सब भूमाफिया वो ही करवा रहे थे, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन वगैरह लगा दी थी ना। अच्छा। तो फिर मैं कहा मैं मीडिया में जाऊंगा, ये वो। मेरी परिस्थिति ऐसी थी नहीं, मैं दिव्यांग था, भाई वगैरह मेरे फौज में थे, पिताजी वगैरह एक्सपायर हो चुके थे। तो मेरे को लगा मैं मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उस टाइम पे शांत बैठ गया। तो फिर धीरे धीरे 2003 में एक बार इसके इंतकाल हमारे नाम आ गए थे। उन्होंने क्या किया, वो इंतकाल खारिज करवा कर दम पैरवी और उस पर कॉलेज वगैरह सब कुछ बना लिया। तो फिर मैं बीच में कुछ टाइम के लिए शांत हो गया। फिर जैसे ही ये मोदी सरकार आई, मैंने कुछ इंतज़ार किया, फिर चिट्ठी पत्र लिखे। अभी उन्होंने बिना CLU के, बिना कुछ कहे, जबकि DC साहब ने मान लिया ज़मीन हमारी, हम मालिक हैं, रजिस्ट्रार ने भी मान लिया, लेकिन उसके बाद में भी इतना भ्रष्टाचार, इतना, आप भी कल्पना कर सकते हो, जो देश के लिए लड़ता है उनके साथ ये हो रहा है, तो आम जनता का तो क्या हाल होगा। तो आप सभी दर्शकों के माध्यम से मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो फौजी अपनी जान की बाजी लगाकर मौत के मुंह से बाहर निकलता है देश के लिए, आप सब के लिए, ताकि आप आराम से सो पाएँ अपने घर पे, आपके लिए लड़ता है। और उसके साथ अगर ऐसा होता है, प्रशासन ऐसा करता है, कारण कोई भी हो सकता है, तो मेरी गुजारिश है अगर वो लोग भी देख रहे हैं जो इनको न्याय दिला सकते, तो ये एक कोशिश की जाए आम जन के माध्यम से भी, सरकार के माध्यम से भी, प्रशासन के माध्यम से भी, कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जान की बाजी लगाकर, बल्कि मैं कहूँगा कि अपनी जान गंवा चुका था देश के लिए, उनको इंसाफ दिलाया जाए, उनकी ज़मीन उनको वापस दिलाई जाए। तो कहाँ थी अशोक जी, आपकी ज़मीन कहाँ है अभी? हमारी ज़मीन गुड़गांव ज़िले में फरुखनगर तहसील में डुम्मा गाँव है। तो मेरे दादाजी वहीं रहते थे, तो फिर यहाँ शिफ्ट हो गए थे हम। वो ज़मीन हम लिखित में दे के आए थे
चकबंदी में लिखा भाई आप इसको बो खाओ, हम कभी भी आके इसको ले लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, प्रशासन, शासन, सरकार, मैं तो बोलता हूँ सभी मिले हुए, उन्होंने इसको झूठे बेनामे वगैरह कर दिए। और 2003 में मैंने कोशिश की, हमारे नाम इसके इंतकाल भी आ गए थे। इंतकाल तो मैंने जैसा बताया कि मेरे को तो काफ़ी परेशान किया गया। और 2007 में उस भूमि पे उन्होंने, मेरे को न्याय तो नहीं मिला बल्कि कंस्ट्रक्शन कॉलेज वगैरह भी बना लिए, कोई CLU नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि जो इस तरह के जो भूमाफिया होते हैं इनका सरकार से कोई लेना देना नहीं होता। क्योंकि कोई भी सरकार हो, उनको पैसा देते हैं, गाड़ी घोड़े देते हैं, उनके लिए चुनाव में प्रचार प्रसार करते हैं। तो सरकारें भी कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि आंखें बंद कर लेती हैं इस मामले में। कुछ तो है लूपहोल जहाँ से सुधारा जा सकता है। तो सरकार से गुजारिश की, जहाँ पे भी कमी दिखती है वो आप ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते उसको, तो उसको सुधार कीजिए थोड़ा सा, ताकि एक आम जन अपने अधिकारों को प्राप्त कर पाए। जो आराम से, देखिए इनका कोई ज़्यादा डिमांड नहीं, ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि वहाँ से आने के बाद, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद ये अपना जीवन आराम से जी पाएँ, जो इनका है उसको यूज़ कर पाएँ बस। और उसमें भी अगर दिक्कत आती है तो मन में कहीं ना कहीं ऐसा सरकार के प्रति भी, प्रशासन के प्रति भी कहीं ना कहीं ऐसी भावनाएं आती है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो एक बार आप सबसे प्रार्थना कि इस विषय पर कुछ कार्रवाई की जाए हमारे चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से। तो अशोक जी, और उसके बाद फिर आप कुछ और? मैं 15-20 साल हो गए, मैं हर सरकार को पत्र भी लिख रहा हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ, कई चैनलों पे इंटरव्यू भी दिया। मैं तो सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता हूँ, आप इस ज़मीन की निष्पक्ष जांच करवा दें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यूपी में भी तो योगी बाबा कर रहे हैं, भूमाफियाओं के खिलाफ करो, आप एक्शन लो उन पर। लेकिन पता नहीं सरकार क्यों नहीं ले पा रही। होना चाहिए ऐसा कुछ, क्योंकि जो भूमाफिया होते हैं, कोई भी सरकार हो, मैं बोलता हूँ कहीं ना कहीं वो आदमी ढूंढ ही लेते हैं। तो इसके विषय में कुछ कीजिए आप लोग, जो भी आप संबंधित विभाग से हैं, और उसके विषय में आपको करना चाहिए। तो अशोक जी, वापस अपनी लड़ाई पर आते हैं। तो एक और सवाल मेरे मन में है कि जब हर आदमी के अनुभव में वो चीज़ नहीं है, आपने अनुभव किया है, जब आपको गोली लगी थी तो उस वक्त क्या महसूस होता है इंसान को? क्या दर्द होता है या फिर कैसा, क्या फील हुआ था? देखिए जी, मेरे साथी थे, लड़ रहे थे जाबाजी से, बहादुरी से, मेरे सीनियर थे। तो उस टाइम पे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही होती, देशभक्ति का। हमने अपने देश की सीमाओं की रक्षा करनी, अपने पोस्ट को बचाना है। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ महसूस भी नहीं होता। देखो तकलीफ तो होती है, जैसे मेरे को एक गोली लगी, एक बार तो मेरे हाथ से गन भी छूट गई, क्योंकि हेलमेट था वो, बचाव होगा। मैं पूछना चाह रहा हूँ, उस वक्त क्या फील होता है गोली लगते ही? मतलब क्या पेन होता है, जलन होती है, या फिर क्या? पेन होया, एकदम झटका आया, अंधेरी सी आई। अंधेरी सी होने के बाद में मैंने जैसे हाथ मारा तो ऐसे खून में, मेरा ब्लड में हाथ भर गया। मेरे को लगा एक बार तो शायद गोली पार हो चुकी, लेकिन मैंने फिर इधर चेक किया तो मैं नहीं, पार तो नहीं हुई, इधर बच गया। फिर मैंने अपनी गन उठाई, मैं फिर फायर करने लगा। तो वो पेन किस लिमिट का होता है? आप किससे तुलना करेंगे आम इंसान से? मतलब देखिए, एक फौजी आदमी के जीवन में पेन तो दर्द है। मैं बोलता हूँ जिस दिन सेना में वो भर्ती होता है ना, तो दर्द से दोस्ती कर ही लेता है। परिवार से भी दूरी होती है, समय पे ना रिश्तेदारों से मिल पाता, ना विवाह शादी में। तो ये तो हमारी लाइफ का दुख तकलीफ पहने का हिस्सा बन जाता है। मौत से सामना होता है, जब आप मौत के सामने खड़े थे, अभी आपने बताया, हाँ। तो मैं उस चीज़ को फील कर पा रहा था कि आप मौत के सामने खड़े थे, आपके पैर पे बम फट चुका था, आपको लग रहा था कि अब नहीं बचूंगा। हाँ। उस वक्त क्या दिखता है? परिवार दिखता है, क्या दिखता है? नहीं, देखिए जिस टाइम ये था, मैं बुरी तरह जख्मी हो चुका था। तो हर चीज़ बचपन से लेकर हर चीज़, जब फायरिंग रोकता था तो हर चीज़ मेरे जहन में घूमती थी, माँ बाप भी, दोस्त भी, गांव भी। लेकिन फिर कहीं ना कहीं वही सेना का जज्बा, बस मैं हूँ, आखिरी सांस है, आखिरी गोली है, आखिरी खून का कतरा है, तब तक मैंने इस पोस्ट को बचाना है, दुश्मन को तबाह करना है। बस वो जो जज्बा होता है ना हमारे को, इसे कहीं दर्द से, पेन से बड़ा होता है। इसीलिए आम जनता फौजियों की रिस्पेक्ट करती है, और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये जज्बा एक सोच से परे है। इसमें देश की भावना है, देशभक्ति है, और इसके अंदर दिखता है कि एक फौजी और देश के बीच में क्या संबंध है। क्योंकि हमारा लास्ट समय में वही चीज़ याद आती है जिससे हमारा गहन संबंध होता है। और उस वक्त भी अगर आपको देश याद आता है, तो इसका मतलब ये है कि फौजी की लाइफ में देश एक अहम भूमिका निभाता है। तो देश को भी उसके लिए कुछ ज़रूर करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। इसके अलावा और कोई घटना अशोक जी जो आप नहीं भूल पा रहे हो लाइफ में? देखिए, मैं अपने सभी देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हमारे देश में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है।
और हज़ारों साल की गुलामी के बाद हमारे को आज़ादी नसीब हुई है। तो खासकर मैं यूथ को, यंग पीढ़ी को कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी, जिस भी क्षेत्र में जाए, आप देश को आगे बढ़ाइए, ईमानदारी से, मेहनत से काम कीजिए। और क्योंकि मैं मानता हूँ, जैसे हम अपने देश का इतिहास देखते हैं तो हमारे पास ना ही कभी जन की कमी थी, ना ही धन की, ना ही बल की थी। लेकिन कोई बीच में ऐसा दौर आ गया, हम विश्वगुरु होते थे, तो हमारे को उसी वैभव को फिर प्राप्त करना। और आज विश्व में सबसे ज़्यादा जो यूथ है हमारे भारत के पास है। तो मैं मानता हूँ कि कुछ भी कर सकते हैं। जिस दिन हमारे देश से ये जो भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा ना, तो हम विश्वगुरु हैं आज भी। जी जी। तो अशोक जी ने पूरी अपनी लाइफ की कहानी बताई है, एक मिलिट्री से लेके और फौज के बाद का भी अनुभव उन्होंने शेयर किया है। ये किसी सरकार से रिलेटेड बात नहीं है। उस टाइम किसी और की सरकार थी, आज किसी और की सरकार है। सरकारें बदली हैं, लेकिन परिस्थितियां जो हैं वो उनमें कहीं ना कहीं ज़्यादा फर्क नहीं आया है। और इनकी गुजारिश है कि जो भी नई पीढ़ी है जो देश का निर्माण करेंगे, तो एक ऐसा देश का निर्माण हो जिसमें ये चीज़ें ना हो। कम से कम एक नागरिक को अपने अधिकार मिल पाए, उनको किसी भी चीज़ की पीड़ा ना हो, मन में कष्ट ना हो कि हमारे साथ ऐसा अन्याय हुआ है। तो ये आप कोशिश कीजिए, जो भी बच्चे देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, तो अगर आप देश का निर्माण करें तो ऐसे देश का निर्माण करें जिसमें हर कोई इंसान अपने स्वाभिमान के साथ, अपने अधिकार के साथ जी पाए। तो अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम आभारी हैं आपके, आपने इतना समय दिया, अपने जीवन की ऐसी ऐसी घटनाएं बताई जो कि हर आदमी के लिए, हर व्यक्ति के लिए, बच्चों के लिए प्रेरणादायक है। और इनसे प्रेरणा मिलेगी, अवश्य ही मिलेगी, और देश के प्रति एक ऐसी भावना पैदा होगी, हमारे मन में भी हो रही है, जैसे कि आप देश के प्रति जिए हैं, देश के प्रति मरे हैं, बल्कि मैं तो उसको मौत ही मानूंगा जो आप वहाँ से बच के आए हैं। तो इन सबको हमने बहुत गहनता से जिया है आपके साथ इन कुछ पलों में। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपका समय देने के लिए धन्यवाद।